अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। हम सेहत सबके लिए में बात करते हैं आपके और हमारी सेहत की। हम कहते हैं ना कि दिल से दिल को राह होती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपके दिल को अपने ही दिल की आवाज़ सुनना सिखा दें, ताकि आपको पता चले कि आपके दिल अगर बहुत तेज़ी से धड़क रहा है या उसमें से कोई बीट्स मिस हो रही हैं या कोई भी किस्म का मसला हो रहा है, तो किस तरह आपने इन अलामात को खुद के अंदर या अपने प्यारों के अंदर वक्त पे पहचान लेना है, जांच लेना है, ताकि ज़िंदगी भर के लिए माजूर होने से, स्ट्रोक होने से, फालिज होने से और खुदा न खास्ता अचानक जो है अमवात की चीज़ को हम रोक सकें। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे यंग लोगों की हार्ट अटैक से डेथ्स भी हो रही हैं, उसके बाद पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो जाती है, पूरा जो निज़ाम है घर का वो तबाह हो जाता है। हम क्यों यहाँ बैठ के हर रोज़ ये बात करते हैं? हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं कि अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चेंजेस लेकर आएँ जिससे कि आपको ये बीपी के मसाइल, फालिज के मसाइल, दिल का दौरा अचानक हो जाना, दिल के जितने भी अमराज हैं उनको हम इन डिटेल कवर करें, ताकि आप अपने दिल का और अगले के दिल का ख़ास ख्याल रख सकें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अफजल अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑलमोस्ट हर किसी को आजकल बीपी का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, हाइपरटेंशन है, प्रेग्नेंट औरतों को भी है, बाकी लोगों को भी है, यंग इंडिविजुअल्स को भी है। और हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड ही नहीं है कि बीपी को कैसे मॉनिटर करना है। लोग जानते नहीं हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है कि नहीं। अचानक डिक्लोफेनेक सोडियम की गोली खा लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि क्या नहीं खाना, नमक से भरी हुई डाइट खा लेते हैं। तो थोड़ा सा आप बताइए कि एक तो कैसे इंसान को किन अलामात से ये पता लगता है कि अगले को ब्लड प्रेशर का मसला है, क्या कुछ उसने अवॉइड करना है, कितनी दफ़ा टेस्ट करना है और फिर उसको कैसे लेकर चलना है। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो प्रोग्राम में बुलाने का। ब्लड प्रेशर में जो सबसे ज़्यादा जो इशू मैंने नोट किया है वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव है। अपना बीपी वो रेगुलरली कभी बाई चांस कहीं पे जाएंगे चेक कर लेंगे, तो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो रेगुलरली उसको चेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चूँकि हाई बीपी की ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होती इनिशियली, और वो साइलेंटली हाई बीपी एक अरसे के बाद जब किसी डिज़ीज़ की फॉर्म में ज़ाहिर होता है, जैसे स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक हो गया या किडनीज़ के प्रॉब्लम आए, तो तब वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं मैं तो ठीक था और अभी 1 वीक बैक मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसमें जो हमने नोटिस किया है प्रैक्टिस में कि वो बीपी चल रहा होता है उनको काफ़ी टाइम से, और सम टाइम इसमें काफ़ी सारी गलतियां भी है। जैसे किसी को हेडेक हो रहा है तो वो जाके बीपी चेक करवा लेता है, और बीपी की रीडिंग ज़्यादा आती है तो वो समझता है कि बीपी ज़्यादा होने से हेडेक होता है। एक्चुअली उसमें ये होगा कि सम टाइम हेडेक की वजह से थोड़ा बीपी रीडिंग ज़्यादा आ रही तो होती ये है। जो बीपी रीडिंग का आइडियल तरीका है, ये आपने कितने इंस्टेंसेस में, एक दिन में 3 दफ़ा बीपी चेक करना है? क्योंकि आजकल तो आप लोगों के पास वो डिजिटल वाला भी आ गया, पहले हम वो एनारॉयड यूज़ करते थे, लेकिन अब डिजिटल तो ईजिली अवेलेबल होता है। तो वो मतलब रोज़ाना या हफ्ते में आप क्या बोलेंगे कि एक इंसान की इतनी रीडिंग हो, इतने इंटरवल्स पे हो, तो फिर वो एस्टैब्लिश्ड हाइपरटेंसिव है, और वो रीडिंग क्या होनी चाहिए? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट है। इसमें यह है कि आप हॉस्पिटल गए, एक दफ़ा आपने रीडिंग ली और रीडिंग ज़्यादा है, तो एडवांस हम डायग्नोज नहीं करते कि यह हाइपरटेंसिव है, और डिपेंडिंग ऑन रीडिंग क्या है उसके ऊपर भी है। उसमें यह है कि 3-4 विज़िट अपने पेशेंट के करवाने विद डिफरेंट रीडिंग्स, और एक तो हॉस्पिटल के अंदर आप रीडिंग ले रहे हैं और एक घर के अंदर रीडिंग है, और कुछ स्टडीज़ में ऑफिस रीडिंग वगैरह भी ली गई हैं, और ड्यूरिंग स्लीप भी रीडिंग्स ली गई हैं। तो बेसिक इसका पर्पज़ ये है पेशेंट रिलैक्स हो, ठीक है, जो एक्चुअल उसकी रीडिंग आप उसको कर सकें मैयर। पेशेंट जाए हॉस्पिटल में, उस दौरान उसको कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं हो, नॉर्मल सिचुएशन में, और कॉफ़ी और स्मोकिंग और ये उसने ना की हो, और जाके 5-8 मिनट वो बैक सपोर्टेड किसी सीट के ऊपर बैठे, ऐसी सीट पे हो जिसमें उसकी बैक सपोर्टेड हो, ठीक है,
फिर उसका जो आर्म है वो मतलब आपने देखा होगा हवा ऐसे। में रख के हाँ, हाँ। बीपी हम देख हाँ, रहे हैं उसको घर में रेस्ट भी, करके तो वो एटलीस्ट आपके हार्ट के लेवल पे हो। ठीक है। ठीक है, उसका बेहतर तरीका है हाँ, कि आप ऐसे इस तरीके रखें से ना हाथ बैठें पे। कि आप साइड पे टेबल पे आ जाए। ठीक है फिर उसको बांधने का भी एक तरीका है। जी। उसको आपने ये जो पॉइंट है Populating force। इससे थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्योंकि ये आर्टरी जो हम जिस पे हम बीपी मेजर जी। कर रहे हैं ये डिवाइड हो जाती है यहाँ से 2 आर्टरीज में। बिल्कुल। इससे थोड़ा सा हमने ऊपर रखना है और इतनी गुंजाइश रखनी है कि 1 और 2 फिंगर्स इसके नीचे ठीक है। इतना टाइट हो, हम्म। और वो जो उसकी ट्यूब है हम्म। वो आपकी इस सिमत में आ रही हो। ठीक है। अब उसके ऊपर मार्किंग्स वगैरह भी होती हैं जो ले रहे हैं आप। और तब आइडियल आपने जो रीडिंग्स हैं जैसे 120/80 हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिस्टोलिक कितना हाई हो, डायस्टोलिक किससे बढ़ा हुआ हो तो वो ख़तरनाक है, किस पे आप हाइपरटेंसिव कह सकते हैं, किस पे आपको हॉस्पिटल रश करना है, इमरजेंसी हो सकती है। इसमें ये है कि हमें पता है कि होना चाहिए सबसे पहले कि नॉर्मल रीडिंग्स क्या हैं। जी। ये 120 कभी नॉर्मल रीडिंग नहीं हो सकती, ठीक मतलब है। ये फिक्स नहीं हो सकता। जी। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बीपी फिक्स नहीं, एक रीडिंग आ ही नहीं रही, मैं कभी हाँ। चेक कर रहा हूँ कुछ आ रहा है कभी कर जाहिर रहा है हूँ। वो फ्लक्चुएट तो होते हैं। 90 to 130 इसके बीच में जो भी आ रहा है वो वो नॉर्मल नॉर्मल है। है। ठीक है, तो और आपका जो डायस्टोलिक ऊपर वाला है हाँ ऊपर सिस्टोलिक जो है वो 90 से लेके 130 तक नॉर्मल है। ये पहला नॉर्मल कॉलर अब हम लेंगे और फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं सीम बात कर रही हूँ सहीवाल से। जी, क्या पूछेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मेरे भाई की एज 43 इयर्स है और बैठे बैठे अक्सर उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उनका ब्लड प्रेशर फिर साथ ही तेज होना शुरू हो जाता है। जी, आपने चेक किया है उस वक्त ब्लड प्रेशर उनका? हाँ जी, अक्सर उनका ब्लड प्रेशर तेज होता है कितना? और उनको फिर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। बताइए ब्लड प्रेशर कितना होता है डॉक्टर साहब को? ब्लड प्रेशर तो मुझे अभी याद हाँ, नहीं है, ठीक लेकिन है। अक्सर उनकी तबीयत खराब होती कोई है। दवाई वगैरह लेते हैं? नहीं, वो इजी डे किसी डॉक्टर ने उनको रिकमेंड की थी, वो कभी कभार ले लेते हैं। कभी कभार। ओके, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब इनसे? अच्छा, इन्होंने कहा है कि इनकी दिल की धड़कन भी जी। तेज़ होती है, तो कोई ईसीजी वगैरह भी करवाई है इन्होंने? हाँ, आपने जो हार्ट के टेस्ट होते हैं ईसीजी, ईटीटी, एको, ये सारा कुछ कराया हुआ है? डॉक्टर ने जी एक डॉक्टर साहब ने हमें कहा था, डॉक्टर रिजवान साथ में, कि आप अपने ये एंजियोग्राफी करवाएं, तो कहते उन्होंने चेक किया है कि एंजियोग्राफी के बगैर बोला कि उनके दिल के वॉल 2 बंद है। तो ये कराई उन्होंने नहीं? कहा। फिर आपने फिर कराई नहीं है? नहीं, वो उन्होंने जिन डॉक्टर से रब्ता किया पंजाब में, इधर मुल्तान में नश्ता से, तो उन्होंने कहा कि आप ये दवाई रिकमेंड कर दी, वो खाएं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसी अच्छा, चलें, बहुत तो शुक्रिया। उन्होंने कोई एको टेस्ट वगैरह किया था इनका, तो दिल का डॉक्टर अल्ट्रासाउंड? साहब कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, लेकिन रात भी भाई की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। उनकी बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज ठीक। हो गई थी। वो हर वक्त चेक करते रहते हैं 24 घंटे अपने दिल की धड़कन। ठीक है, अच्छा, इस चलिए आप आंसर सुनिए। एक्चुअली मेरे ख्याल है थोड़े से मिसगाइडेड हैं कि उनको एंजियोग्राफी कही भी है फिर कराई भी नहीं है, फिर कोई इजी डे भी ये अपने कन्वीनियंस पे ले रहे हैं। मतलब आप उनको थोड़ा सा समझाइए कि एक तो ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल्ड है, पैल्पिटेशंस भी हैं, एरिथमिया भी हो सकता है, जो कुछ भी है दे आर नॉट डायग्नोज्ड येट प्रॉपर्ली एंड जिस तरह से वो हो रहा है। अब ये जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती जी। है और बीपी भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें तो डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, जिसमें कार्डियक काज की तरफ अगर हम जाएं जी, तो इन्होंने कहा एक बात कि उन्होंने कहा कि 2 वाल बांधे। बिल्कुल। अब वो 2 वाल किस तरीके से पता चला उनको, ये ऑब्वियसली समझ से बाहर है, क्योंकि आप इस तरह नहीं बता सकते किसी को कि जी। आपके वाल बंद हैं। एग्जैक्टली। जब तक ईसीजी फाइंडिंग्स हों आपकी, आप सस्पेक्ट करते हैं कि हार्ट में कोई अटैक आ रहा है, या फिर एको करते जो वेल्व जिनको हम कहते हैं, नॉर्मली तो हमारी आम पॉपुलेशन जो दिल की नालियां बंद होती हैं उनको भी वेल्व ही कह रहे होते हैं, लेकिन हालांकि वो बट एक वेल्व गेटवे होता है। डिफरेंट हैं और वो जो शरियाने हैं वो डिफरेंट हैं। तो डेफिनेटली वेल्वुलर प्रॉब्लम है अगर, जी, तो इंटरमिटेंटली आपको हो सकता है दिल की धड़कन तेज palpitation होना। होनी। बिल्कुल, बट एक और जो फिनोमेना है जिसको आप कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, बिल्कुल, जो कि इरेगुलर हार्ट बीट बिल्कुल। होती है, जैसे हम कहते हैं एक रिदम के साथ हार्ट हाँ। चल रहा है और बाद दफ़ा वो रेगुलर फिर हाँ। इरेगुलर वो बंदे को खुद फील हो जाता है अगर वो बिल्कुल। चेक करे। उसका जो मेजर काज है वो हाइपरटेंशन है। ब्लड प्रेशर की वजह हाँ, से। तो
पॉसिबल है कि इनका बीपी हाई होता हो अच्छा और डॉक्टर बीच साहब, आप में देखिए ना, या इनको उन्होंने बोला कि कोई इजी डे खाओ, लेकिन ये अपनी मर्जी से खा रहे हैं और छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ये स्पेसिफाई करिए कि जैसे डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, दिल के अमराज होते हैं, उनकी दवाइयों को कंटिन्यूसली लेना ही हल है। ये नहीं हो सकता कि आज आपने बुखार की तरह पैराडोल खाई, कल नहीं खाई, ये ठीक हो गया। आपको यू हैव टू टेक इट कंटिन्यूसली, वरना वो चीज़ कंट्रोल नहीं होती। और जब अनकंट्रोल्ड बीपी होता है तो फॉर एग्जांपल फालिज का अटैक होना, किडनीज का फेल हो जाना या दिल का दौरा पड़ना कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बीपी की हर रीडिंग के ऊपर हम मेडिकेशन एडवाइस नहीं करते। किसी का थोड़ा सा बीपी अगर रेज है और उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें हम समझते हैं कि अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसका बीपी कंट्रोल हो जाएगा विदाउट मेडिकेशंस, तो हम ज़्यादा पहले वो ट्राई करते हैं कि उसकी तरफ जाए। तो कितने से ज़्यादा रेज्ड हो? आपने कहा कि ऊपर वाला 130 तक हो तो ठीक है, नीचे वाला जो आपका होता है डायस्टोलिक वो कितना सेफ है? ऊपर वाला आपने कहा कि 90 से 130, और नीचे वाला क्या होना चाहिए? मैं ये आम ज़बान में इसलिए बोल रही हूँ कि लोगों को 60 to 80 इसके 60 बीच to में 80 के बीच में होना चाहिए। तो 80 से अबव अगर आपकी नीचे डायस्टोलिक रीडिंग है या आपकी ऊपर की रीडिंग 130 से ज़्यादा है 3 से ज़्यादा मौके पे, तो फिर आप एक एस्टैब्लिश्ड आपको फिर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हम कह सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल। और उसके बाद हम उसको देखेंगे माइल्ड कैटेगरी में है, मॉडरेट में है, सीवियर अच्छा, और माइल्ड में कौन सा आता है? नंबर्स आप थोड़े से स्पेसिफाई कर दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए, रेंज जो होती है। अप टू 140 जो है ना, वो उसमें पेशेंट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन। ठीक है। और फिर अप टू 60 160 के 160 और 80 के बीच में जो है ना आपकी मॉडरेट में आती है, फिर 180 प्लस सीवियर हाइपरटेंशन में आता है। ठीक है। तो अब पेशेंट है जिसका 140-50 तक बीपी आ रहा है और आपने उसको मेडिकेशन डायरेक्टली शुरू नहीं करनी। अब उसको डेली वॉक एडवाइस करें, खाने पीने में वो अगर बहुत ज़्यादा नमक और ये चीज़ें कर रहा है वो उसको कट डाउन करें, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, ओबीज है, तो इनसे देखें कि उसके बीपी कंट्रोल बेहतर हो होता रहा है है और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग भी हो। वो चार्ट बनाए, भले घर पे खुद चेक कर ले और उसको देखे कि अगर विदाउट मेडिकेशन अब कंट्रोल नॉर्मल रेंज में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें उसको अच्छा, ये तो आपने कहा ना कि जैसे 140 तक आपने कहा कि 140/80 है तो वो आपका टेंडेंसी है टुवर्ड्स बिकमिंग हाइपरटेंसिव। तो उसमें इन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे सिगरेट को छोड़ देना, एक्सरसाइज करना, नमक को छोड़ देना और परहेज़ करने से बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर ये रेज्ड है, फॉर एग्जांपल 140 से बड़ा है, 160 है और नीचे वाला 90 हो जाए या 100 हो जाए, तब ये आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली जैसे ये जो बीपी मेडिकेशंस होती हैं, डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस हैं, कुछ डायूरेटिक्स होते हैं, कुछ और भी होते हैं, तो इनसे जो लोग ले रहे होते हैं इनको थोड़ा सा बताइए कि इनके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या उनको ना लेने से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और बीपी मेडिकेशन के हवाले से बताइए, क्योंकि फिर लोग प्रिपेयर नहीं होते, वो कहते हैं इसकी वजह से तो मुझे पूरी रात बाथरूम जाना पड़ रहा है तो मैं नहीं ले रहा, लाइक डायूरेटिक्स में वो उकता जाते हैं, तो उनको बताइए थोड़ी सी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस। डायूरेटिक्स तो तकरीबन लास्ट पे ही आते हैं और बीपी की जो इनिशियल हमारे ग्रुप्स हैं मेडिसिन्स के उसके साथ इस तरह की उमूमन कंप्लेन नहीं होती है। हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पे सुपीरियर तो नहीं कहते, ठीक है, बस डिफरेंट सिचुएशंस हैं, साथ में जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटिक है, कार्डियक डिजीज़ है, उसमें फिर हम सर्टन जो ग्रुप है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इनिशियली ये जितनी भी अप्रूव्ड मेडिसिन एक प्रोसेस से गुजरती हैं, ठीक है, एक एफडीए का एक प्रोसेस है जिसमें वो, तो उसमें हम साइड इफ़ेक्ट्स और ये सारी चीज़ें जिस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो तो अप्रूवल में ही नहीं जाएगा जी। तो मेडिकेशंस जितनी भी बीपी की अप्रूव्ड हैं उनके अंदर उमूमन सेफ़ है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको फिर हम चेंज करके दूसरे ग्रुप में कर लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बंदा उसकी मेडिसिन ना ले, क्योंकि मेडिसिन ना लेने से जो उसको नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो ओवर द ईयर्स हो रहा है, एक वो सडनली नहीं होता और वो कई सालों के बाद जाके पता चलता है कि अब जो हो चुका है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। किडनी आपका डैमेज हो रहा है, आप
टू 75% डैमेज हो गया, तब जाके कहीं पे उसकी अलामात आना शुरू होती है। तो वो जो डैमेज हो गया उसको आप तो रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको रेगुलरली चेकअप कराने की बहुत ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि वो ब्लड प्रेशर चेक कराएं, बल्कि जाके अपने जो एनुअल मेडिकल स्क्रीनिंग होती है उसके अंदर हार्ट की असेसमेंट, किडनी की असेसमेंट और ये सारा कुछ, जैसे हम डायबिटिक्स को कहते हैं कि जाके अपनी फुट, अपनी आइज़, अपने हार्ट को असेस कराएं। तो आप एक आइडियल मतलब एक पेशेंट आपके पास है जिसके अंदर जो ओबीस भी है, जो स्मोकर भी है, जिसको फैमिली हिस्ट्री भी है, जो हाइपरटेंसिव भी है, तो उसके लिए क्या सेट ऑफ टेस्ट हैं जो मैंडेटरी हैं एवरी 6 months to 1 year along with with their general physician and their cardiologist so that they know कि उनका कंट्रोल में है सारा कुछ? एक तो रेगुलर उसको बीपी अपना चेक करवाना है। ठीक है। फिर जो बीपी का मैंने टारगेट बता दिया, अगर उसको खुद पता है कि टारगेट बीपी मेरा ये है और मोस्टली ये रह रहा है, तो वो खुद अपने आप को मैनेज कर पाता है। ठीक है। फिर इसके साथ डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें HbA1c एक टेस्ट है जो 3 months में हम कर रहे होते हैं। ठीक है। और ETT कराना है उन्होंने, ETT, ECG। अच्छा, ETT जनरली स्क्रीनिंग के लिए यूज़ नहीं होता टेस्ट, बट अगर किसी को सिम्टम्स हैं जी, तो हम उस सिम्टम्स की एक रफ असेसमेंट के लिए हम ETT करवा देते हैं कि उसकी फंक्शनल स्टेटस उसका क्या है। बट दैट इज़ मोर प्रोग्नोस्टिक सॉर्ट ऑफ टेस्ट रादर देन डायग्नोस्टिक। ठीक है। तो उससे हमें उसकी रिस्क असेसमेंट जो कार्डियक एंजाइम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई भी स्लाइट सा एपिसोड होता है, चेस्ट पेन होता है, जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं उनको ड्रॉप आए और बाकी कार्डियक एंजाइम्स किए जाते हैं टू सी कि कहीं उनको कहीं ब्लॉकेज तो नहीं आई, हार्ट मुतासर तो नहीं हुआ, तो ये कब करा लेने चाहिए? ये उस वक्त होंगे जब पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है और वो रिलीव नहीं हो रहा। चेस्ट पेन वो लास्ट कर रहा है मोर देन 10-20 मिनट्स और ग्रेजुअली वर्स हो रहा है, उसका मतलब है कि वो हार्ट अटैक हो रहा है। अब उसकी 2-3 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म तो ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ECG में ऐसी चेंज होती है जिसमें हम कहते हैं कम्प्लीटली नाली इसकी बंद हो गई है, उसको स्टेमी हम कहते हैं। और उसमें फिर हमें एंजाइम और ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, उसमें एक टाइम है, जितना जल्दी हम उस आर्टरी को खोलेंगे उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट आएगा। एक पेशेंट आता है, ECG उसकी नॉर्मल है और उसके फिर हम, लेकिन सिम्टम्स सजेस्टिव हैं कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो हम उसके एंजाइम्स कराते हैं, बट वो बहुत अर्ली अगर आप कराएंगे तब भी वो नेगेटिव ही आएंगे। अच्छा। तो अप टू 2 hours 3 hours इतना उसका जो प्रोटोकॉल है उसमें आप करवाएं। ट्रोपोनिन्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर ये हार्ट अटैक है, बट इसको हम नॉन ST एलिवेशन MI कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हम एकदम से रश नहीं करते हैं कैथ लैब की तरफ, पेशेंट को फ़ौरन से एंजियोग्राफी फ़ौरन से स्टेंट नहीं करते हैं। वो सर्टन सिचुएशन है जिनमें करते हैं, अगर पेशेंट बहुत अनस्टेबल हो रहा है तो तब हम कर रहे हैं। नॉर्मली फिर हम उसको एडमिट कर रहे हैं और उसको खून पतला करने वाले इंजेक्शंस दे रहे हैं, बाकी मेडिकेशंस दे रहे हैं, उसकी रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं और फिर हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 24-48 hours 72 hours के अंदर हमने उसकी एंजियोग्राफी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो बहुत ज़्यादा यंग डेथ्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं अभी एक्चुअली है ऐसा या नहीं, वो उसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कोविड के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हुए एज पोस्ट कोविड सिंड्रोम। वो कह रहे हैं कि आफ्टर रिसीविंग द कोविड वैक्सीन और एक्चुअली रिसीविंग कोविड ट्रीटमेंट और गोइंग थ्रू कोविड, अब जो है देयर इज़ अ ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स। तो आपने देखा है कि वाकई आजकल यंग लोगों में बहुत ज़्यादा आपके पास हार्ट अटैक आ रहा हो, एंड कैन यू एसोसिएट इट विद दिस समहाउ? मेडिकल के अंदर एविडेंस चाहिए होती है। जब आप ये बात कर रहे हैं तो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। एक सस्पिशन या एक लोगों की राय के ऊपर आप कह रहे हैं कि जी कोरोना की वैक्सीन हुई है और फिर उसके बाद ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट द कोरोना वैक्सीन, नहीं, वो ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग, जैसे हमने एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ पिछले दिनों इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया कि आफ्टर सिंस कोविड बहुत ज़्यादा एक पोस्ट इन्फ्लेमेशन काइंड ऑफ सिचुएशन है, जिसे हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कह रहे हैं, जिसके तहत एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो डू कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो बिलीव कि आफ्टर कोविड देयर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी दैट इज़ लीडिंग टू दीज deaths due to young during COVID active जब डिजीज़ है, inflammatory disease है और inflammation itself can cause these thrombotic occlusions of the arteries, उस दौरान तो बहुत ज़्यादा हुए हैं और हार्ट मसल्स वीक हुए हैं, उनके अंदर क्लॉट बने हैं, हार्ट अटैक हुए हैं। बट एक पेशेंट जो रिकवर कर गया, उसको कोविड हुआ था लेकिन अब रिकवर कर गया, वेल है, फिट है,
तो उसको मेरे ख्याल में ये चीज़ उसके Effect लिए नहीं ठीक नहीं होगी कि वो ये चीज़ सोचे कि उसके अंदर कोई डिजीज़ चल रही है या इन्फ्लेमेशन चल रही है। वो डेफिनेटली एक रिकवरी उसकी हो गई है, उसमें से आउट हो गया। अच्छा, रीज़न क्या है फॉर दिस ब्लड थिकनिंग या दिस टेंडेंसी कि हमें बहुत ज़्यादा ये क्लॉटिंग शुरू हो गई है? मतलब यूजुअली यही होता है ना कि कहीं पे कोई रुकावट आ गई, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है या आपकी जो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है, या जहाँ पे भी आपकी ये जो रुकावट आ जाती है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न ऑफ दिस इन आवर पॉपुलेशन? एशियंस के अंदर वैसे भी टेंडेंसी ज़्यादा है टुवर्ड्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जेनेटिक्स की वजह से, बट आप अगर देखें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें। हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है कि इवन जब बच्चों को रेज़ कर रहे हैं आपके स्पोर्ट्स की तरफ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ चलिए की एक कॉलर तरफ। ले और वो लेते हैं। सारी जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैडम मैं असलम बलोच लियारी से बात कर रहा हूँ, जी। कराची लियारी से। जी जी मैडम आप कैसी हो? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। सर बहुत अरसे के बाद फोन कर रहा हूँ, तकरीबन 8-9 महीने। अच्छा चलें, ज़बरदस्त। बताइए क्या पूछेंगे आज आप? मैडम ये जो बीपी का अटैक होता है ना, जी। वो पालेज होता है। जी, फिर जी। ये हमारे यहाँ ये लियारी के लोग ज्यादातर हमारे बलोच जो कम्युनिटी है ना, इनको मरीज को बंद करते हैं कमरे में, बोलते इसको गर्मी लगे इसको। ये कितना तक सही है? मेडिकल साइंस क्या बोलते हैं इसके बारे में? गर्मी लगे कहते हैं, क्या मतलब? हाँ बताए कमरे में बंद करते हैं, खिड़की दरवाजा बंद करते हैं। क्यों? जब कोई बीमार हो जाता है तब खिड़की दरवाजा बंद करते हैं? हाँ बोलते किसी को मिलने भी नहीं देते हैं। अच्छा हाँ। चलिए, नहीं हाँ नहीं देखिए, वो तो डिपेंड करता है ना कैसी बीमारी है। अगर किसी को खांसी जुकाम है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा, नहीं है, मैं बीपी की बात कर रहा हूँ ना। बीपी में नहीं मिलने देते। चले इसका आंसर जरूर सुनिए। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग। नहीं मैं सर जी। पालेज का अटैक हो गया ना, पालेज का। अच्छा, फालिज के बाद नहीं मिलने देते, ठीक है जी 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 हाँ। ठीक है। चलिए आप कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा मैं इसका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लियारी में ये ट्रेंड है कि अगर किसी को दिल का दौरा हुआ और फालिज हो गया, तो बजाय इसके कि उसको हेल्प करें या उसकी रिहैबिलिटेशन करें, वो उसको कमरे में बंद कर देते हैं, बाकी लोगों से मिलने नहीं देते और खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं कि इसको हवा ना लगे, जो कि बहुत ही गलत और बहुत ही, आपको तो बहुत ज़रूरत है सारे लियारी को ये बताने की कि ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए आप भी इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। ये मुमकिन है कोई सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल में कोई ट्रेडिशन हो, आई डोंट नो, बट ये तो ऑब्वियसली अगर आज का दौर में इवन आपका जो NICVD है वहाँ पे फालिज हुआ है और विद इन टाइम आप अगर पहुँच गए हैं तो उसके इंटरवेंशन से आप लॉन्ग टर्म जो आपकी डिसेबिलिटी है, माजूरी है, उससे बच जाते हैं। वो एकदम से अंदर जाते हैं और जहाँ पे क्लॉट है वो उसको वो कर देते हैं, खींच लेते हैं और बड़ी अच्छी उसकी एक ट्रीटमेंट मौजूद है। और इसी तरह से बीपी की स्टेजेस हैं, अगर पेशेंट सीवियर हाइपरटेंशन में है उसको बीपी 180 प्लस के है और साथ में कोई अलामत नहीं है, तो फिर आपके पास टाइम है कि आप ग्रेजुअली उसको नीचे लाएं। अच्छा, वैसे अगर किसी को फॉर एग्जांपल शूट अप हो गया है बीपी और आपने चेक किया और अचानक 180 है, तो क्या उसको बीपी लोअरिंग मेडिकेशन फौरन कोई इमरजेंसी पिल लेनी चाहिए टिल ही रीचेस द हॉस्पिटल? नहीं, अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है तो उसको ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहा होगा ना, उसको जाहिर है वो घबरा रहा होगा, उसकी सांस उखड़ रही होगी। घबराहट के ऊपर नहीं है, सांस उखड़ रही है, सर में दर्द हो रहा है। हमारे यहाँ होता है कि ऑब्वियसली इमरजेंसी तो ये है, लेकिन सडनली इस बीपी को डाउन करना इज़ नॉट गुड। यही पूछ रहा हूँ। इसमें अर्जेंसी है कि अगर आपका एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, किसी को नज़र धुंधली हो रही है, बाद दफ़ा लोगों को यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, फिर उसका एक सर्टन 25% ऑफ दैट बीपी हम उसको डाउन करते हैं। तो उसमें हम ले सकते हैं वो जो जैसे कैपुटिन कहा जाता है कि ले लिया जाए, इमरजेंसी किट में मौजूद होती है, क्या लेनी चाहिए ये? कैपुटिन आप ले सकते हैं, ऑरली ले सकते हैं, रेदर देन आप उसको सबलिंगुअली लें। हाँ, तो आप उसको खा लें, एक कैपुटिन की गोली रख लें और खुदा ना खास्ता रिलैक्स करें और चेक करवाएं। और ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोग 150-60 बीपी के ऊपर भी जा रहे हैं और क्लिनिक्स के ऊपर ये छोटे मोटे, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी आपको, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है और वो उनको इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, स्पेशली लैसिक्स के, और ज़ुबान के नीचे टैबलेट भी रख रहे हैं और काफ़ी सारी, तो मैं वो अचानक फॉल भी अच्छा नहीं है, तो उनको कहता हूँ इतना कुछ करने की ये ज़रूरत नहीं होती। आपको पता चल गया आपका बीपी एक टेंडेंसी है हाई रहने की, अब आप उसको थोड़ा सा मॉनिटर करें और
रेगुलर मेडिकेशन। लेकिन खुदा न खास्ता अगर बीपी भी हाई और आपको ये अलामात आ जाए कि आपका फेस जो है वो एक तरफ से ढलकना शुरू हो जाए, या फिर आपको बैलेंस आउट हो जाए, या आपका जो एक आर्म है वो गिरना शुरू हो जाए, तो फिर टाइम इज़ एवरीथिंग। आपने याद रखना है कि यू हैव टू बी फास्ट। उसे कहते हैं कि आपके बैलेंस, आपकी आंखें, आपका फेस, आपका आर्म, ये सारा कुछ जो है अगर इफेक्ट हो रहा है, स्पीच आपकी लरज़ना शुरू हो जाए, आपकी ज़बान, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। और जैसे उन्होंने कहा कि तब वो अगर इंटरवेंशन कर लें, जैसे आपकी एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं ना, स्टेंट दिल में डाल देते हैं, अगर वो दिमाग में डाल दें तो आपकी बचत हो सकती है फालिज से और आप अपाहिज होने से बच सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि एक दफ़ा अगर हो गए हैं तो प्लीज़ उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ लेकर जाएं और थेरेपी कराएं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, फिजियोथेरेपिस्ट से। और कमरे में बंद करके हवा बंद करना तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। किसी ने भी अगर ये किया है तो काइंडली ये मत करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि ये जो डिफरेंट, इन्होंने जैसे बोला था कि वेल्वुलर डिजीज़ है, किसी को वेल्व्स उसके काम नहीं कर रहे, किसी और क्या उनको स्टेंट की ज़रूरत है, उनको स्टेंट लगना है, लेकिन फॉर सम रीज़न ये डिले करते रहते हैं, उस ऑपरेशन से घबराते हैं, समझते हैं कि पता नहीं क्या पूरा का पूरा दिल खोल के करेंगे। तो थोड़ा सा लोगों को बताइए कि नहीं, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और इतनी को पोस्ट ऑप कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, ये सारा थोड़ा बताइए। अच्छा, जब हम वेल्व्स की बात करते हैं ना, तो वेल्व्स के अंदर स्टेंटिंग तो नॉर्मली ये जो हम स्टेंटिंग की बात करते हैं आर्टरीज़ के अंदर कर रहे हैं। वेल्व की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो एंडेमिक डिजीज़ है बहुत कॉमन है यंग फीमेल्स के अंदर स्पेशली, और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है। उसमें आपके जो ओवर द टाइम इट टेक्स मे बी 20 ईयर्स, उनके वेल्व जो है ना वो तंग हो रहे होते हैं। डिफरेंट वेल्व होते हैं, मोस्ट कॉमनली माइटल वेल्व जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। और जब वो तंग हो रहा होता है और वो इंसिडेंटली कहीं पे सपोज़ वो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको अलामात आई, किसी ने एको की, पता चला कि ये तो इसका एक वेल्व तंग है, या फिर वैसे किसी मेडिकल चेकअप में गए तो वो आती है उसमें। अब उसमें ये होता है कि जब आप एको करते हैं और एको करने के बाद आप उसको उसकी ग्रेडिंग क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगेन इसके अंदर हर डिजीज़ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो माइल्ड और मॉडरेट के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम उसके रिस्क फैक्टर सारे देख लेते हैं, उनको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, इंटरवेंशन नहीं करते। अगर सीवियर है और उसको सिम्टम्स भी हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सी सूटेबल ट्रीटमेंट है। जैसे कि हम वेल्व एकदम रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाते, पहले उसको असेस करते हैं कि क्या ये बलून के साथ हम खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। तो उसके लिए पहले एक आप ट्रांसथोरेसिक एको करते हैं जो छाती से करते हैं, फिर एक एको होती है जो मुंह में कैमरा डाल के ट्रांसएसोफेजियल एको करते हैं। अगर वो सूटेबल है तो फिर एक प्रोसीजर है पीटीएमसी का, उसके थ्रू आप जाते हैं और उसके अंदर एक बलून रखते हैं और उससे खोल देते हैं। बेसिकली मैं ये चाह रही थी कि आप आम पब्लिक को ये बता सकें कि कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे वो स्टेंट आर्टरी में डालना है, शरानों को खोलना है, या फिर वेल्व की रिपेयर है, या फिर इन सम केसेस बाईपास सर्जरी भी है अगर पूरी की पूरी, तो इसको डिले करके या इससे घबराना नहीं है बल्कि इसको करा लेना बेहतर होता है। एग्जैक्टली हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि एक पेशेंट है जिसका हार्ट डैमेज हो रहा है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो रही है। बिल्कुल। तो हम उसको इन टाइम अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर जाए, प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ उसके हों। अब एक बंदा 50 साल के ऊपर जाके अगर वो नहीं, वो डिसेबल हो गया है और वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली उसकी फैमिली भी सफ़र करती है और वो भी सफ़र कर रहा है। लेकिन अगर वो टाइमली ये सारी ट्रीटमेंट वगैरह करके एक्टिव 70 इयर्स कर लेता है तो वो 15-20 इयर्स आपने ऐड कर लिए उसके प्रोडक्टिव उसमें। तो अगर आप डिले करेंगे और आपका हार्ट डैमेज हो गया है, फिर उस प्रोसीजर का आउटकम भी ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहेगा। जितना जल्दी आप इसको ठीक करा लें, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो ज़्यादा बेहतर होगा और वो बेहतरीन की तरफ आएगा। अब बहुत सारे लोगों को जो है वो खांसी होती रहती है, हर वक्त खांसी होती रहती है और वो समझते हैं कॉफ सिरप पीते रहते हैं, लंग का मसला समझ रहे होते हैं, लेकिन उनको सोजिश भी रहती है और खांसी भी रहती है। मैं हार्ट फेलियर की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लोगों को आप हार्ट फेलियर के बारे में बताइए कि जब आपका दिल सही तरह से पंप नहीं कर पा रहा होता और जहाँ जहाँ आपको स्वेलिंग या सोजिश या खांसी या इस तरह की चीज़ें होने लगी, तो उसका क्या मोड ऑफ एक्शन है? इसमें सबसे पहले जो अलामात होती हैं वो मोस्टली ये होता है कि पेशेंट जब स्पेशली जब लेट रहा है तो उसको एकदम से सांस ख़राब हो रहा होता है। ठीक है।
थोड़ा सा ऊपर करके लेटेगा, वो 2-3 तकिए रखना पड़ जाएंगे बाद दफ़ा। फिर वो जब चल रहा है तो सांस फूल रहा है उसका। ठीक है। अच्छा, इसको एक आम बंदे की ज़ुबान में अगर हम समझाएं तो दिल का काम एक मोटर का है। बिल्कुल। और आप एक गड्ढे के अंदर पानी जमा है, आप उसको में मोटर लगाते हैं और वो जितनी पावरफुल होगी वो सारा खींच के लाएगी। बिल्कुल। अब लंग्स को आप समझ लें, वो गड़ा है जिसमें पूरी बॉडी से खून आके वहाँ पे ऑक्सीजन उसमें लगती है और वो फिर बाईं साइड हार्ट में जाता है और वो पंप करके बॉडी को देता है। अब अगर वीक है आपका पंप तो वो जितना भी लंग्स में आया है वो सारे का सारा वो उसको पुल आउट नहीं कर रहा, मतलब वो सारे उसको रिसीव करके निकाल नहीं रहा, तो वो पीछे पुलिंग हो रही है, उसकी वजह से उसको सांस पहले फूलना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ सारा इफेक्ट जाता है और सोजिश और वो सारी चीज़ें होती है। अब इसमें आपका पंप वीक है तो आपने जो हार्ट फेलियर जो ट्रीटमेंट है उनका उसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो सिम्टोमेटिकली हम ट्रीट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, मोर्टेलिटी बेनिफिट्स के लिए हम कुछ ड्रग्स हैं वो दे रहे हैं, वो रेगुलरली आप लेंगे। और इसमें आपका जो वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक, उसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना है। और नमक का इस्तेमाल, क्योंकि जितना आप नमक ज़्यादा यूज़ करेंगे वो फिर और ज़्यादा फ्लूइड को रिटेन करेगा बॉडी में। तो जब ये अलामात हो रही हैं तो डेफिनेटली आपने एक डॉक्टर के पास जाना है और अपनी मेडिकेशन को एडजस्ट करवाना है। प्रॉपर मेडिकेशन उसकी स्टार्ट होनी चाहिए, साथ में उसकी किडनी का फंक्शन लाजमी हमने देखना होता है। फिर मेडिकेशन की डोजेज़ को ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ करते हैं और उसकी सिम्टम्स को हम मॉनिटर करते रहते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि चलें ये जो स्टेंट्स हम लगवाते हैं तो एक तो इस स्टेंट की क्वालिटी में क्या कोई फ़र्क होता है, दूसरे नंबर पे कितने अरसे तक ये स्टेंट सही रहता है? बहुत लोगों को ये होता है कि इतने अरसे में ये ख़राब हो गया या ख़राब हो जाएगा, या मैं कब तक इससे फ़िट रह सकता हूँ, या कब इसको रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी पोस्ट केयर क्या है? वंस यू आर विद अ स्टेंट फिर आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, और स्टेंट की केयर कैसे होगी? अच्छा, जो स्टेंट हम लगा रहे हैं आर्टरीज़ के अंदर, वो एक छल्ला होता है, बारीक सी जाली होती है, और ये इसकी कोई लाइफ नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसको हम निकाल के नया डाल देंगे। ठीक है। जब हम इसको नाली के अंदर रखते हैं जहाँ पे तंगी है, वो उस बीमारी को धकेल के बाहर करता है, बेसिकली एक जगह बनाता है जिसमें से ब्लड आपका गुजर रहा हो, और उसको हम चिपका देते हैं नाली के साथ। तो उसमें कुछ टाइम के बाद वो नाली उसको अपना हिस्सा बना लेती है, उसके अंदर एक लेयर चढ़ा देती है एंडोथेलियम की, एंडोथेलाइज हो जाता है वो नॉर्मली बिहेव करता है जिस तरह आपकी अपनी नाली होती है। इसमें अगर आपने शुगर अच्छा कंट्रोल किया, बीपी अच्छा कंट्रोल किया, रेगुलर मेडिकेशंस ली, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो उमूमन चल रहा है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको 20 ईयर्स बैक स्टेंटिंग हुई है, हमने एनजीओ की किसी सिम्टम से वो आए सॉरी, तो वो स्टेंट ठीक थे। ठीक है। तो इसमें ये हाउ यू मेंटेन इट। हाँ, इसमें ये डिपेंड करता है कि आपने उसकी केयर कैसे की, मेडिकेशन कैसे ली है आपने। ठीक। अच्छा, ये जो पेस मेकर लगाया जाता है उन लोगों को जिनको के रिदम में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हार्ट मोटर तो है वो पंप तो कर रहा है, लेकिन उसकी एक इलेक्ट्रिक सर्किट वाली भी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लोगों की हार्ट बीट जो है वो कंट्रोलेबल नहीं रहती और फिर उनको पेस मेकर वगैरह लगाया जाता है। तो इसका क्या प्रोसीजर है एंड इज़ इट सेफ, इज़ इट ओके, उनको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं और ये क्यों लगाया जाता है? आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जिनकी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं है उनको तो पेस मेकर नहीं, दैट इज़ द डिफरेंट डिवाइस। जिनकी हार्ट बीट डाउन हो जाती है, ब्लॉक्स आ जाते हैं हार्ट में, और सर्टेन लेवल है जिसके ऊपर आपको बैटरी चाहिए ही। बिल्कुल। अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो फिर पेशेंट का सर्वाइवल क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि वो किसी टाइम रिपीटेडली आपके पास आ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, चक्कर आ रहे हैं, और वो अब उसमें ब्लॉक है। जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है, हार्ट के अंदर एक बैटरी है नेचुरली, उसका एक वायरिंग है, उसके बीच में ब्लॉक आ गया। ठीक है। तो उसके लिए फिर एक छोटी सी बैटरी आती है जिसमें कुछ वायर्स हैं जो कि आप हार्ट में रखते हैं, और वो बैटरी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड आपको बीट दे रही है। अगर आपकी अपनी बीट नहीं आ रही तो वो उस वक्त दे देती है, अपनी आ रही है तो वो नहीं देगी। और उमूमन उसकी जो बैटरी लाइफ है वो 10 to 12 ईयर्स होती है। ठीक है। और जब कभी वो बैटरी लाइफ एंड हो रही हो तो आप उसको सिंपली यहाँ से ओपन करके
वो रिप्लेस भी कर देते अच्छा, हैं। तो इट्स अ ठीक है। वेरी गुड ट्रीटमेंट। अगर ठीक है। किसी को ये चाहिए तो वो लाजमी ये तो करवाएं। ये तो वो अगर है करें। जिन लोगों को ब्लॉक आ रहा होता है। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, अनकंट्रोल हार्ट बीट होती है, जैसे कार्डियोवर्जन कहते हैं कि आप करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज कार्डियोवर्जन, या वो जो शॉक, या व्हाट इज दैट? कार्डियोवर्जन जो शॉक है वो हम देते हैं एक इमरजेंसी की सिचुएशन में। ठीक है। जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है और वो उसको हम टर्म यूज़ करते हैं कि जब वो अनस्टेबल होता है वाइटली, ठीक है। वो बीपी उसका मेंटेन नहीं हो रहा, होश आवास उसके ठीक नहीं है, चेस्ट में उसके फेलियर है, और उस वक्त हम जब देखते हैं कि उसका एक रिदम चल रहा है, सपोज उसको वीटी चल रहा है या वीएफ चल रहा है, तो हम उस वक्त उसको शॉक दे देते हैं। ठीक है। फिर वो कितना शॉक देना है, लेकिन ये कौन सा कोई क्या करना ये है, सिर्फ वो वन उसको टाइम दे देते हैं। प्रोसीजर होता है, वैसे वो उसको फिर कंट्रोल करने नॉर्मल, के लिए नहीं हाँ, होता? वो फिर नॉर्मल रिदम में आएगा और हम उसको डेफिनेटली साथ में मॉनिटर कर रहे होते हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट द काज। अच्छा, तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ हाँ, दीज तो थिंग्स? स्पेशली जब किसी को एमआई हुआ हो, हार्ट हाँ, अटैक हुआ हो, तो वो ठीक इन एरिथमियाज के साथ प्रेजेंट कर रहा ठीक होता है। है। ठीक है। कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट हैं जिनके हार्ट जो है ना वो फूले हुए होते हैं और वीक होते हैं, वो इसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस, इवन सम अदर कंडीशंस जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ठीक है, है। किडनी आपका जो है ना वो काम नहीं कर रहा ज़्यादा, हाँ। और उन सिचुएशंस के अंदर भी आपके एरिथमियाज आते हैं। तो आपने उस पहले तो पेशेंट को सेव किया, उसके एक रिदम को ठीक है, वापस लाया, stabilize फिर किया। आपने फाइंड आउट किया काज क्या था, उस काज को फिर आप टारगेट करेंगे। अगर वो हार्ट अटैक था तो डेफिनेटली आपके कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसकी एंजियोग्राफी हम करके वो जो नाली बंद है उसको खोल लें। अच्छा, इसी तरह से जो बाकी चीज़ें हैं रिपेयर हार्ट उसका हो पे, जाए। हाँ, अच्छा, ये तो जो वो कार्डियोमायोपैथी होती है, जो आपकी डायबिटीज़ में भी एज अ कॉम्प्लिकेशन होती है, और डिफरेंट कंडीशंस में आपने कहा कि वो हार्ट मसल वीक हो जाते हैं और डायलेट हो जाता है सारा कुछ, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू स्ट्रेंथन दीज हार्ट मसल्स, लाइक फॉर अ नॉर्मल पर्सन, अगर वो स्ट्रेंथन करना चाह रहा हो अपने हार्ट मसल्स, लाइक हम दूसरों के लिए तो चले बाकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो व्हाट ये हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं, डज इट हैव अ कनेक्शन विद दिस? द मोर कार्डियो यू डू, डज इट स्ट्रेंथन योर हार्ट मसल्स? अगर आपके हार्ट मसल्स का काज क्या, डेफिनेटली अगर ये आपके डायबिटीज़ की वजह से कार्डियोमायोपैथी हुई है, आपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है, और हार्ट फेलियर की जो मेडिकेशंस हैं वो रेगुलरली आपने लेनी है, और साथ में डेफिनेटली उसमें शामिल है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल दैट, सो इट हेल्प्स यू। यस। और फिर कुछ लोग हैं जो कि जेनेटिक्स में है, उसमें भी आपने हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट तो लेनी है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट उसके रिस्क जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको टारगेट्स करते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ड्यू टू वीक हार्ट मसल्स, तो उनको आप टारगेट कर रहे हैं। और अगेन इसके अंदर फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से जिन लोगों को हार्ट मसल्स वीक हो रहे हैं, डेफिनेटली उनको फिर हम एंजियोग्राफीज़ कर रहे हैं, और फिर आपको डिफरेंट टेस्ट करके हम फैसला कर रहे हैं कि इनको रिवेस्कुलराइज किया जाए ताकि इनके जो है ना वो इम्प्रूव अच्छा करें। डॉक्टर साहब, अब हम सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स इन द मार्केट इस तरह कहा जाता है कि भाई कोएंजाइम Q10 है या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये तो चलो फिर भी कुछ रेलेवेंस रखते हैं। देयर इज़ वन हर्बल मेडिकेशन कॉल्ड ट्राइकार्डन व्हिच इज़ वेरी फेमस एंड पीपल स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग इट। सो डू यू प्रिस्क्राइब और डू यू एडवाइज यूज़ ऑफ सच सप्लीमेंट्स और हर्ब्स, एंड डू दे हैव अ रोल इन हार्ट हेल्थ? खुद से सेल्फ मेडिकेशन में तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बट जो हमारी प्रैक्टिस के अंदर हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, हम एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है, एक यूरोपियन जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर इनकी रिकमेंडेशंस नहीं आई है। ठीक है, नहीं, ये जितनी भी मेडिकेशंस हैं ये हैं, ये मतलब इनकी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, कोई इस तरह की स्टडीज़ नहीं है जिसके अंदर आप कहें कि हाँ ये इनसे बहुत बेनिफिट होता है। जिन चीज़ों का है बेनिफिट वो ऑलरेडी हैं और गाइडलाइंस में, और वो हम दे रहे हैं। और वो कौन कौन सी हैं? जैसे हम आपको
खून पतला करने वाली मेडिसिन मतलब वो हैं, जो proper एस्पिरिन्स हैं और अच्छा, दूसरी हैं, ठीक फिर स्टैटिन्स हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस हैं, बीपी की आपकी मेडिसिन्स हैं, और ये सारी, ये तो आफ्टर दी ट्रायल्स और फिर वो गाइडलाइंस में आती हैं। अच्छा, ये हम जो अब दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल रेज्ड होता है और हमारी पॉपुलेशन का तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो टीजीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, हमारे एलडीएल और हमारा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी रेज्ड होता है, और जितने भी लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं उसके बाद उनका रेज्ड ही आता है, फिर उनको फाइब्रेट्स और स्टैटिन्स के ऊपर शुरू कराया जाता है। तो is it very important for them to take these fibrates, these statins and these for a long time, because उनके यहाँ भी ये है एक्चुअली, लोगों के पास कॉन्सेप्ट है कि बस थोड़े दिन लेना है, कंट्रोल हो जाएगा तो फिर छोड़ देना है, या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या व्हाट काइंड ऑफ डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, या किस किस्म की डाइट आप एडवाइस करेंगे इनको कि अलॉन्ग विद दैट दे कैन एक्चुअली कंट्रोल देयर। इसमें सर्टन लेवल्स हैं। सबसे पहले अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, जिसको एलडीएल कहते हैं, यही लिंक्ड है टूवर्ड्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और इसी को हम टारगेट कर रहे होते हैं। इसके सर्टन लेवल्स हैं। अगर आप हाई रिस्क नहीं हैं, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, और आप नॉन कार्डिक पेशेंट नहीं हैं, अभी आपको इवेंट नहीं हुआ, तो उसको फिर उसके सर्टन लेवल्स हैं, उसको आप मेडिकेशन, विदाउट मेडिकेशंस, विद एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप उसको टारगेट कर सकते हैं। उसको नीचे लाने के बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कार्डिक डिजीज़ है, स्टेंट पड़े हैं, बाईपास हुआ है, फिर आपने उसको स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस में आता है कि उसको 70 से भी नीचे, और सम एविडेंसेस हैं कि उसको 60-55 के से भी नीचे लेके आएँ, तो उसके बेनिफिट्स फिर आते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड्स है, उसकी एक सिंपल सी बात है, हमने देखा है कि बहुत जल्दी इसकी मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। वो लिंक्ड नहीं है टू दिस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डायरेक्टली, बट उसको 500 से ऊपर जाए फिर हम मेडिकेशन एडवाइस करते हैं। 200, 300, 400 नो नीड। मतलब ओवर मेडिकेशन भी नहीं होना चाहिए। कॉलर आ गए हैं, चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं शिवतराज बात कर रही हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी पूछिए। जी मुझे एक क्वेश्चन करना था। अगर किसी पर्सन का कोलेस्ट्रॉल 600 प्लस हो उसकी वैल्यू, तो उसके हार्ट डिजीजेस होने के कितने चांसेस होते हैं? और एज क्या है आपकी? उनकी एज 30 है। कितनी? 30 एज में 600 प्लस कोलेस्ट्रॉल है, और उनका टीजीएल या एलडीएल वगैरह पता है आपको? अभी तो उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन टेस्ट करवाए थे। वैसे ओवरवेट है, वजन बढ़ा हुआ है? जी ओवरवेट है। ओवरवेट उनको है। यूरिक एसिड का भी थोड़ा बहुत मसला है। किसका मसला है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का भी मसला है, ठीक है। इनकी फैमिली के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है? फैमिली के अंदर भी ये मसला है कि उनकी फैमिली में भी किसी को कोलेस्ट्रॉल रेज था, या हार्ट की बीमारी, या किसी की डेथ हुई हो हार्ट की वजह से? जी उनके फादर की किस एज में हुई? और किस एज में उनकी फादर की डेथ हुई थी? 49 बहुत यंग एज। हाँ, प्रीमेच्योर। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। तो फैमिली हिस्ट्री भी है, ओबीस भी है, और 600 प्लस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जैसे है, उनको बहुत सिवियर है। तो इसके लिए, इनके लिए क्या है, ये क्या करें, या कौन सी ऐसी दवाइयाँ लें ताकि, और कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस लें, या ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करें ताकि इनको ये हम जो है बच सकें? ये इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अभी से इन्होंने फुल उसके ऊपर कंसंट्रेट करके और प्रॉपरली कंसल्टेशन करवा के, अब चूँकि उन्होंने एक बड़ी वेग सी बात बताई है कि 600 है। 600 क्या ट्राइग्लिसराइड है? 600 या टोटल कोलेस्ट्रॉल है? अब उसमें हमने एलडीएल को देखना है। इवन अगर ये फैमिलियल है और इस सिचुएशन के अंदर हमने उसको ट्रीट करना है, अगर वो 190 और इस रेंज में आ रहा है एलडीएल आपने, तो उसको टारगेट रेंज में हमने लाना है विद 1 मेडिकेशन 2, 3 जो भी हो, अब ग्रेजुअली उसको ऐड करके उसको हमने सेफ रेंज में लाना है। एक नॉर्मल पर्सन की जो लेवल्स हैं उसके अंदर हम उसको लेके आएंगे, तो रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम डेफिनेटली उसको नीचे अच्छा लाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि ये मेडिकेशन के ज़रिए आप इनका कोलेस्ट्रॉल लोअर करेंगे, लेकिन क्या इनकी ओबेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, सो शुड ही गो फॉर सर्जरी, फॉर लाइक गैस्ट्रिक सर्जरी एज वेल, ताकि उनकी ओबेसिटी को जब हम फाइट करेंगे तो विल इट हेल्प हिम फाइट दिस? डेफिनेटली जब आप ओबेसिटी को टारगेट करेंगे, उससे इसको कार्डियोवास्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिट्स होंगे, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी। और एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ये किस कैटेगरी में आते हैं ओबेसिटी की, कोई मॉर्बिड हैं या सिंपली ओवरवेट हैं,
तो इनको डेफिनेटली एक कार्डियोलॉजिस्ट को वहाँ पे करीब कहीं मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर से जी 30 इयर्स के लंदगी हैं से तो अभी यंग भी हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ये कोशिश करें और इसको जो है जितना जल्दी एड्रेस कर सकें हैं वेट लॉस की तरफ, चाहे वो आपको सर्जरी के थ्रू हो या मेडिकेशन के थ्रू हो, और बाकी मेडिकेशन टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर भी PDA जैसे हम कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, या सुराख, दिल में सुराख कहते हैं, या दिल के मसाइल के साथ बच्चा पैदा हुआ, फिर उसका सर्वाइवल रेट और उसको कब सर्जरी करा लेनी चाहिए, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ इट? हमारी पीडियाट्रिक्स के ये जो PD है नॉर्मली आफ्टर द बर्थ ये क्लोज हो जाती है, लेकिन अगर ये परसिस्ट करती है तो आपको एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है, सेपरेट अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट और अलग होता है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, आपने उसको दिखाना है और उसको ऑब्वियसली असेस करेगा, और एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट है, नॉन इन्वेजिव है, जस्ट लाइक स्टेंटिंग, कि जिसमें आप एक डिवाइस आता है और उसको उसमें नाली में फिट कर देते हैं और वो बंद हो जाएगा, उसको कोई छाती खोलने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर तो यही है, और टाइमली अगर आप करवा लेते हैं उसको, बट इसके लिए आपको एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन में डिस्कस करके वो फिर डिसाइड कर लेगा उसने कब करना है, क्योंकि उसके बाकी पैरामीटर्स में उसने देखना होते हैं कि कोई और उसके साथ कोई कंजेनिटल अनॉमली तो नहीं है, और क्या वो सूटेबल है डिवाइस क्लोजर के लिए, ये चीज़ें वो असेस करते हैं। अगेन वो एक एको करते हैं और फिर सम टाइम वो ट्रांसएसोफेजियल एको भी करके देखते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली अगर है तो वो आपने पीडियाट्रिक। अच्छा, ये तो हमने बच्चों की बात की, अब कुछ बहुत स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या यंग एडोलेसेंट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या जैसे स्कूल में उनको ड्रिल कराई या एक्सरसाइज कराई तो वो अचानक कोलैप्स कर जाते हैं, हमने बहुत दफ़ा ये केसेस इस तरह के देखे। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि जितने भी यंग एडोलेसेंट्स हैं या किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी से पहले क्या आप सब बच्चों का ETT करा लेना चाहिए टू सी आर दे केपेबल इनफ टू टॉलरेट दिस, जो इनका सांस फूल जाती है? नहीं, ऐसी रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप बच्चों को मतलब सबकी ETT करवा लेंगे और ETT से पता लगा लेंगे कि कौन रिस्क पे है या नहीं है। क्योंकि एक रिसेंटली हुआ था ना कुछ अर्सा पहले, एक फुटबॉलर था वो ऑन फील्ड उसका नहीं डिटेक्टेड था एंड ही जस्ट, हाँ ऐसे होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी फैमिली में अर्ली किसी की डेथ हो रही है तो उसको लाइट ना लें, स्पेशली सडनली जो डेथ होती है। बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उनको अलर्ट होना चाहिए कि शायद हमारी जीन्स में कुछ है। अब जैसे HCM हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है और उसका एक पेशेंट है उसको नहीं पता है, तो फिर कुछ वो सडनली एरिथमियाज और वो डेथ होती है। इसी तरह चैनलोपैथीज़ हैं कुछ जिसमें हार्ट के रिदम्स की अबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, सडनली कोलैप्स हो जाते हैं पेशेंट। तो अगर आपकी फैमिली में इस तरह के कोई इवेंट्स हुए हैं तो फिर आप डेफिनेटली जब भी जाएंगे आपकी हिस्ट्री आप यही बताएंगे कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि उसने क्या क्या वर्कअप कराना है, किन किन चीज़ों को देखना है, और वो डेफिनेटली गाइड करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे लोग यूँ सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने के लिए पोस्ट कर लेते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई आप इमरजेंसी किट में नाइट्रोग्लिसरीन रखें फ़ौरन, जैसे ही आपको चेस्ट पेन हो, जैसे ही आपको फील हो कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो आप सब लिग्विनली रख सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो क्या आप ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रोक तो कभी कभी हेमरेजिक भी हो सकता है, कभी फटने की वजह से भी हो सकता है, एंड यू कैन कंफ्यूज बिटवीन अ हार्ट अटैक एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड कि वाकई ये जो चेस्ट टाइटनेस हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको उसका सांस फूल रहा है या इधर लेफ्ट साइड पे दर्द जा रहा है, तो क्या उनको रख लेनी चाहिए? इज़ इट लाइफ सेविंग फॉर देम और इज़ इट नॉट? ये डिफरेंट चीज़ें हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक डिफरेंट है। ठीक है, अब हार्ट अटैक हो रहा है, अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, एक सिंपल सी जो हम देखते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं हम कह सकते, लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह हाथ रख रहा है चेस्ट पे, आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कार्डियक है। दे देना वो अगर इस तरह से कर रहा है या इस तरह कर रहा है तो लेस लाइकली, बट आप कार्डियक पेन को उमूमन डिफ्यूज़ होता है वो, और वो पेन ग्रेजुअली वर्स होता है। पहले हल्का था, अब थोड़ा तेज़ हो रहा है, साथ में पसीने आ रहे हैं और घबराहट हो रही है और सम टाइम वॉमिटिंग होती है। इस सिचुएशन के अंदर जो पहली चीज़ है नॉट एंजिसिड, वो है आप और पेशेंट आपको डायबिटिक भी, हाइपरटेंसिव रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद है, तो फिर आपने एक डिस्प्रिन टैबलेट ले लेनी। ठीक है। फिर
उस पेन को लिए जो एंजिसिड टैबलेट है सबलिंगुअल आप ले सकते हैं, जी, और मैक्सिमम आप 2 तक ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने बस वो बस, लेते ही रहे। ठीक है, और ये पर्पज़ ये है कि आपने फ़ौरन अरेंजमेंट्स करने हैं टू रीच get to द the हॉस्पिटल। और सम टाइम ये एंटीप्लेटिलेट है जो कि हम कहते हैं कि चुबा लें, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बखल आपकी कैविटी से वो जल्दी अब्ज़ॉर्ब होकर पहुंचेगा। सही। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनका MI अबॉर्ट हो गया ठीक, एंटीप्लेटिलेट से। ठीक। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। और फिर आपने, अच्छा कुछ लोग हैं चेस्ट पेन हो रहा है और वो फिर चलना शुरू करते हैं और ज़्यादा, तो वो नहीं करना आपने। वो आपने नहीं करना है। वो कोशिश करनी है किसी को लिटा कॉल दें। फॉर हेल्प, और ठीक। उनको कहें मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएं, उठा के वो उसको गाड़ी में रखें। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है दूर के चलिए, जो हमारे लोग हैं जो थैंक यू जो सो करें। मच डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने आपको बता दिया क्लियरली डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक का, हमने पूरे सिम्टम्स भी आपको बताए थे, और तब आप इमरजेंसी मेडिकेशन भी ले सकते हैं। लेकिन उस सबसे पहले सबसे बेहतर है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने दिल का रखिए खास ख्याल, हरकत में बरकत है, मूव कीजिए और हेल्दी खाइए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।